नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। भारत की राजनीति में फिलहाल विपक्ष की दुर्दशा का फैलाव गजब है। एक तरफ बदहाल कांग्रेस है तो दूसरी ओर जनता परिवार बिहार में उलझा हुआ है। कम्युनिस्ट पार्टियां वैसे ही बिना चमक के हैं। ममता बनर्जी, करुणानिधि की अपनी मुश्किलें हैं और तो और बसपा में भी इन दिनों जितनी गड़बड़ियां हैं उसका हिसाब ही नहीं है। मायावती और उनकी पार्टी के अंदरूनी हालात बहुत खराब हैं। मायावती का खराब समय चल रहा है और यह उनके हालिया एक फैसले से जाहिर हुआ। उन्होंने एक दिन अचानक अपने सर्वाधिक वरिष्ठ दलित नेता जुगल किशोर को औकात बता दी, जबकि जुगल किशोर सांसद है। वे मायावती के बहुत भरोसेमंद रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक झटके में सभी जिम्मेवारियां ले ली। दारा सिंह चौहान, रमाशंकर राजभर, अखिलेश दास, धनंजय सिंह के बाद जुगल किशोर की छुट्टी तमाम बागियों को गोलबंद बना सकती है। जुगल किशोर ने इस ज्यादती को चुपचाप बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने मायावती के खिलाफ भंडाफोड़ अभियान छेड़ा। कहा कि मायावती कभी किसी दलित नेता के घर नहीं जाती, पार्टी कार्यकर्ताओं के परिवार में मौत हो तब भी नहीं पूछती। जुगल किशोर ने निज आरोप लगाते हुए कहा, एक डाक कर्मचारी की बेटी इंतहा पैसे वाली हो गई है। उनके परिवार का हर सदस्य करोड़पति हो गया है। हकीकत है कि जुगल किशोर कई राज जानते हैं और वे मायावती व दलित वोटों के बीच सेतु रहे हैं। इस सब से बसपा की अंदरूनी बदहाली का साफ पता पड़ता है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की दो मोर्चों पर मुश्किलें बढ़ रही हैं। एक कानूनी मोर्चा है जिसे संभालने के लिए उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल को वकील नियुक्त किया है। इस मोर्चे पर उनकी पार्टी के कई नेता मुश्किल झेल रहे हैं और अभी जो हालात हैं उसे देखते हुए ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि किसी दिन शारदा चिटफंड घोटाले की जाँच उनके घर तक पहुँच सकती है। अगर मुकुल रॉय इस मामले में फंसते हैं तो उसकी आंच ममता पर आएगी। दूसरा मोर्चा राजनीति का है। भाजपा के नेताओं ने खासकर प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिन्हा और प्रभारी सिद्धार्थ नाथ सिंह ने पूरे प्रदेश में तृणमूल की नाक में दम किया है। ऊपर से अब ममता की पार्टी के नेता भाजपा के सीधे संपर्क में आए बताए जा रहे हैं। जानकार सूत्रों का कहना है कि पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी तृणमूल छोड़कर भाजपा में जा सकते हैं। शिशिर व सुवेंदु अधिकारी के बारे में भी चर्चा है कि वो भाजपा नेताओं के संपर्क में हैं। सबसे हैरान करने वाला नाम मुकुल रॉय का है। बताया जा रहा है कि वो पिछले दिनों दिल्ली आए तो उन्होंने भाजपा के दो वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी और खुद को बचाने की गुहार लगाई थी। कहा जा रहा है कि उन्होंने ममता के खिलाफ कई चीजों का खुलासा करने का वादा भी किया था, लेकिन भाजपा ने उनको ज्यादा भाव नहीं दिया। राज्यसभा में नया नेता विपक्ष बनने की संभावना बढ़ गई है। कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल अगले महीने फरवरी में खत्म हो रहा है और उनका फिर से चुनकर आना मुश्किल नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के सिर्फ 12 विधायक हैं, जबकि एक सीट जीतने के लिए 18 वोटों की जरूरत है। भाजपा और पीडीपी के एक साथ मिलकर राज्यसभा चुनाव लड़ने की संभावना है और ऐसे में 3 सीटें उनकी झोली में जाएंगी, क्योंकि दोनों को मिलाकर 53 वोट हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने 15 विधायकों के दम पर एक सीट जीत जाएगी। सो आजाद राज्यसभा से बाहर रहेंगे तो कांग्रेस को उनकी जगह राज्यसभा में नया नेता विपक्ष चुनना होगा। कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा अपने को नेता विपक्ष का स्वाभाविक दावेदार मान रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के भीतर उनको लेकर सहमति नहीं है। कांग्रेस के सारे दिग्गज नेता राज्यसभा में हैं। ए.के. एंटनी से लेकर दिग्विजय सिंह, अहमद पटेल, जनार्दन द्विवेदी, मधुसूदन मिस्त्री, जयराम रमेश, मोहसिना किदवई आदि सब राज्यसभा में हैं। कई नेताओं ने सोनिया गांधी को समझाया है कि आनंद शर्मा का बर्ताव ऐसा है कि उनके नेता होने से विपक्ष की सभी पार्टियों के साथ तालमेल मुश्किल होगा। इसीलिए उनकी जगह ऐसे सांसद को नेता विपक्ष बनाने पर विचार हो रहा है जो विपक्षी पार्टियों, खासकर जनता परिवार की पार्टियों और लेफ्ट के साथ तालमेल बैठाकर सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी कर सके। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी का कामकाज संभाल लिया है। कांग्रेस के परिवार के प्रति निष्ठावान नेता बहुत खुश हैं। उनको लग रहा है कि राहुल को कॉन्फिडेंस आ गया है, अब वो अपने हिसाब से काम करने लगे हैं। पार्टी नेताओं की बैठकों में वो लिखित मुद्दों से अलग हटकर दूसरे मुद्दों पर बात करते हैं। पार्टी की बैठकों में ज्यादातर समय वो खुद बोलते हैं। पहले वो कम बोलते थे और सुनते ज्यादा थे, लेकिन पिछले दिनों उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बैठक की तो उसमें वो खुलकर बोले। उन्होंने पार्टी संगठन के बारे में 2 पेज का एक नोट बनाया था जो सभी नेताओं को दिया गया और उसके बिंदुओं पर राहुल
राहुल ने उनको समझाया। इसी तरह कहा जा रहा है कि प्रदेशों में संगठन को लेकर भी राहुल खुद नेताओं से राय ले रहे हैं। झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत को हटवाने के लिए प्रदेश के 3 बड़े नेता दिल्ली में डेरा डाले रहे। राहुल ने सबकी बात सुनी, फिर सुखदेव भगत, गीताश्री उरांव आदि सभी नेताओं को बुलाकर उनसे बात की। इसी तरह बिहार के मामले में वो अब तक प्रदेश नेताओं के 1 दर्जन प्रतिनिधियों से मिल चुके हैं। राहुल ने 10-10 नेताओं के बैच में देश के करीब 300 नेताओं से मुलाकात की है। कांग्रेस नेता मान रहे हैं कि राहुल अब खुद फैसले करने लगे हैं, इसीलिए नेतृत्व का संकट खत्म हो गया है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। अध्यादेशों की बढ़ती संख्या और संसद में पक्ष विपक्ष के बीच टकराव की स्थिति पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के चिंता जाहिर करने के एक दिन के बाद केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने इस मसले पर गहन चर्चा की है। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने यह बैठक बुलाई थी, जिसमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री अरुण जेटली सहित 8 मंत्रियों ने हिस्सा लिया। सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के बीच इस मसले पर चर्चा हुई कि सरकार ने जो अध्यादेश जारी किए हैं उन्हें संसद के बजट सत्र में कैसे कानून में तब्दील किया जाएगा। कोयला, बीमा, भूमि अधिग्रहण जैसे मामलों में सरकार ने अध्यादेश जारी किया है, जिन्हें अगले सत्र में पास कराना है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अध्यादेशों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई थी और साथ ही विपक्ष को भी नसीहत दी थी कि सरकार के हर काम में बाधा डालना अच्छी संसदीय परंपरा नहीं है। केंद्र सरकार ने पिछले 8 महीने में कम से कम 8 अध्यादेश जारी किए हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज अपना नामांकन दाखिल नहीं कर पाए। केजरीवाल को 3 बजे से पहले पर्चा दाखिल करना था, लेकिन रोड शो करते हुए पर्चा भरने निकले केजरीवाल समय खत्म होने तक निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर तक नहीं पहुंच पाए। सो अब वो बुधवार को पर्चा दाखिल करेंगे। केजरीवाल के रोड शो में भारी भीड़ जुट गई, जिससे उनके काफिले का आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो गया था। वो नई दिल्ली सीट के लिए पर्चा दाखिल करने जा रहे थे, जहाँ से पिछली बार उन्होंने दिल्ली की तब की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराया था। इस बार कांग्रेस ने उस सीट से किरण वालिया को और बीजेपी ने नुपुर शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। बहरहाल केजरीवाल ने आज के रोड शो को नॉमिनेशन मार्च का नाम दिया था। ये मार्च इतना बड़ा हो गया था कि वो समय से पर्चा दाखिल करने नहीं पहुंच सके। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के मुख्यमंत्री पद की दावेदार किरण बेदी को सार्वजनिक बहस की चुनौती दी है। केजरीवाल ने ट्वीट करके उनको सीएम पद का दावेदार बनाए जाने पर बधाई दी और कहा कि वो उनके साथ सार्वजनिक बहस की चुनौती देते हैं। हालांकि किरण बेदी इसके लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि वो सदन में ही बहस करना चाहेंगी। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस की चुनाव अभियान समिति के प्रमुख अजय माकन ने केजरीवाल की चुनौती कबूल कर ली है। उन्होंने कहा है कि वो चर्चा के लिए तैयार है। ट्वीट के जरिए केजरीवाल और किरण बेदी दोनों को टैग करते हुए माकन ने कहा है कि वो व्यवस्थित चर्चा के लिए तैयार हैं और चाहते हैं कि दिल्ली के लोग तुलनात्मक अध्ययन करें। जनता दल यू के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश के राजनीतिक हालात पर विचार के लिए पार्टी के जिला प्रमुखों और दूसरे नेताओं की बैठक बुलाई थी, लेकिन मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लेने नहीं गए। इसके बजाय वो केंद्रीय ग्रामीण विकास व स्वच्छता राज्य मंत्री रामकृपाल यादव से मिलने गए और 1 घंटे तक उनके साथ रहे। कभी लालू प्रसाद यादव के भरोसेमंद रहे रामकृपाल यादव ने पिछला चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ा था और लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती को हराया था। करीब 1 घंटे तक चली मांझी से मुलाकात के बाद रामकृपाल यादव ने कहा कि जदयू के कुछ नेताओं की टिप्पणियों से मुख्यमंत्री आहत महसूस कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेसी सांसद शशि थरूर ने पूछताछ में सहयोग किया है। दिल्ली पुलिस ने सोमवार की शाम को बसंत विहार थाने में थरूर से 4 घंटे तक पूछताछ की थी। थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की 1 साल पहले दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पिछले दिनों दिल्ली पुलिस ने सुनंदा की हत्या का मामला दर्ज किया और नए सिरे से पूछताछ शुरू की। इस मामले से जुड़े कई लोगों से पूछताछ के बाद एसआईटी ने थरूर को तलब किया था। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बीएस पसी ने कहा है कि थरूर ने पूछताछ में सहयोग किया है। उन्होंने कहा है कि आगे और लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि थरूर को फिर से बुलाया जा सकता है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। लोकसभा चुनाव में बुरी हार के बाद मायावती ने ब्राह्मण आधार और नेताओं की उपेक्षा शुरू की। सिर्फ दलित नेताओं को महत्व दिया, लेकिन जुगल किशोर के साथ उन्होंने जो किया है उससे दलित आधार खिसकने के बीच पड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश में अकेले दलित आधार से यों भी बसपा 0 हैसियत में आई हुई है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा।
वैसे तो ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियों के हालात खराब हैं, लेकिन देश के सबसे बड़े राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार 5 साल चलाने के बाद आज बहुजन समाज पार्टी जिस हालत में है उसे देखकर कहा जा सकता है कि उसकी स्थिति सबसे खराब है। विधानसभा में उसे 80 सीटें मिली, लेकिन उसके बाद हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। बसपा की हालत सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बिगड़ी है, बल्कि उन दूसरे राज्यों में भी जहां वो एक बड़ी ताकत रही है वहां भी उसका वोट आधार खिसक गया है। बसपा को उत्तर प्रदेश के बाद 5 राज्यों में सबसे मजबूत माना जाता था। दिल्ली में उसका मजबूत वोट आधार था, हर बार उसे 10% के आसपास वोट मिलते रहे थे। इसी तरह हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में भी बसपा का मजबूत आधार था, लेकिन इन सभी राज्यों में बसपा ने अपना वोट गंवाया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने उसके वोट बैंक में सेंध लगाई और लगभग समूचा वोट हासिल कर लिया। मायावती ने हरियाणा में ब्राह्मण दलित समीकरण बनाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुई, वहां भी उनके वोट घटे हैं। उत्तर प्रदेश में 2012 में विधानसभा का चुनाव हारने के बाद से बसपा लगातार कमजोर होती जा रही है, लेकिन हैरानी की बात है कि मायावती ने पार्टी का वोट आधार बचाने और उसे मजबूत करने के लिए कोई नई सोच नहीं दिखाई है। उन्होंने 2007 में सर्वजन के जिस फॉर्मूले के आधार पर पूर्ण बहुमत हासिल किया था उसे उन्होंने छोड़ दिया है। उनका सोचना है कि अगर दलित वोट उनके साथ बना रहता है तो दूसरी जातियों के वोट अपने आप जुड़ेंगे, इसीलिए उन्होंने दलित वोट पर फोकस किया है। मायावती ने 15 जनवरी को अपने जन्मदिन के मौके पर पार्टी नेताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि बसपा का दलित वोट आधार कायम है। उन्होंने पिछले 2 चुनाव का आंकड़ा देकर कहा कि उनका वोट बैंक बढ़ा है। उनकी पार्टी इस बात का ढिंडोरा पीट रही है कि बसपा को उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा वोट मिले हैं। ये सही है कि बसपा ने दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश में कम वोट गंवाए हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने जैसी राजनीति की है उससे वोट तेजी से खिसकने लगे हैं। बताया जा रहा है कि उनकी पार्टी से निकाले गए सांसद जुगल किशोर इन दिनों भाजपा के संपर्क में हैं। जुगल किशोर मायावती के बहुत करीबी रहे हैं और पार्टी से निकाले जाने के पहले उन्होंने आरोप लगाया कि मायावती टिकट बेचती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दलितों के लिए आरक्षित सीटों पर भी उम्मीदवारों से पैसे लिए जाते हैं। हालांकि बसपा ने इन आरोपों का खंडन किया, लेकिन जुगल किशोर और उनके अलावा करीब आधा दर्जन बड़े नेताओं के बसपा से हटने या हटाए जाने का असर अच्छा नहीं हुआ है। बसपा के दलित वोट आधार पर भाजपा की नजर है। उत्तर प्रदेश में दलित मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा भाजपा के साथ गया। वैसे भी हिंदुत्व के उभार और ध्रुवीकरण की राजनीति में दलित वोट हिंदुवादी ताकतों के साथ जाते रहे हैं। ऊपर से मायावती ने मुस्लिम वोट लुभाने के लिए ये जो बयान दिया था कि दलित हिंदू नहीं होते हैं, उसका भी नेगेटिव असर हुआ है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद मायावती की बदहाल राजनीति पर चर्चा करेंगे। देश के सबसे बड़े प्रदेश और सबसे बड़े वोट बैंक में मायावती की जो दुर्दशा है वह राजनीति की इस हकीकत को बयां करती है कि उसमें कुछ भी स्थायी नहीं होता। घटते आधार के बीच मायावती अपनी कोर टीम में भी अलोकप्रिय हो रही है। यह जुगल किशोर के बयानों से जाहिर है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल बंसल है। अनिल जी, विपक्ष की बदहाली में एक ये उम्मीद थी कि मायावती और उनकी बसपा पार्टी अपने आप को बचाए रखेगी, उसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन जुगल किशोर को जिस तरह उन्होंने जिम्मेवारियों से मुक्त किया है और फिर वहां जो झगड़े या जो प्रतिक्रिया हुई है, उससे क्या लगता नहीं कि उत्तर प्रदेश में बसपा भी बुरी तरह बिखर गई है? व्यास जी, उत्तर प्रदेश में आपने देखा ना कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कहां मायावती जी 2007 में मुख्यमंत्री बनने के बाद सपना देख रही थी कि दिल्ली की बारी है अगली बार। फिर 2009 के लोकसभा चुनाव में झटका लगा और 2012 में वो सत्ता से बाहर हो गई। उसके बाद संभली नहीं वो। अब मान लो अखिलेश यादव की सरकार है तो संघर्ष करें, आंदोलन करें। मायावती की पूरी सियासत कभी संघर्ष की सियासत रही ही नहीं। अगर आप देखेंगे कांशीराम ने इस बहुजन समाज पार्टी को डिफरेंट आयाम से खड़ा किया। मायावती को एक तरह से सत्ता परोस के दी गई। वो सोशल इंजीनियरिंग जिसको हम कहते हैं, जोड़ तोड़ जाति की, तो कास्ट के आधार पर वो सत्ता में आई। ये फार्मूला व्यास जी कितने दिन चलाएंगे आप? क्योंकि जनता अब दलित भी अपने हक चाहते हैं। वो देख रहे हैं, जैसे रामविलास पासवान ने नारा लगाया कि मायावती दलित की नहीं दौलत की बेटी है, तो आज यही नारा जुगल किशोर लगा रहे हैं। उनकी पार्टी के लोग जो उनके वफादार जो जाटव हैं, मतलब जो दलित हैं। और इससे पहले दारा सिंह चौहान जो 2 बार मायावती ने उनको राज्यसभा में भेजा, काडर थे उनके, बिल्कुल ऑर्गेनाइजर थे, वो बगावत कर गए। तो सबको ही कह रहे हैं, मायावती कहती कि वंशवाद पार्टी में मैं जुगल किशोर बेटे के लिए टिकट दिया था, वो हमने काट दिया, तो वो नाराज हो गया। लेकिन वंशवाद तो मायावती ने कितना चलाया, मैं आपको कितनी मिसाल दे सकता हूं। रामवीर उपाध्याय नहीं, तो इसकी वजह क्या लगता है? ये जुगल किशोर को लेकर जिस तरह का अविश्वास या जो हुआ,
तो वो क्या वजह, ये व्यक्तिगत शैली है जो उनकी स्टाइल है, या सचमुच में नीचे जो दलित वोट आधार है या जो इस संगठन है उसमें कुछ खदबदाहट है? एक तो व्यास जी, मायावती जो अब ये बात पूरी तरह एक्सपोज हो गई है, ये बात तो शुरू से ही होती रही कि ये पैसे लेकर टिकट देते हैं। मायावती उसको चंदा कहती थी कि हम उद्योगपतियों से नहीं लेते, हम तो कार्यकर्ताओं से लेते हैं, वो स्वीकार करती थी। लेकिन जिस तरह से अब जुगल किशोर ने कहा, उससे बालाजी एक अवस्थी हैं, उन्होंने कहा विधायक कि मैं बहुत सीनियर था लेकिन मुझे मंत्री नहीं बना क्योंकि मेरे पास 2 करोड़ रुपया देने के लिए नहीं था। तो ये सब बातें अब उभर रही हैं। अखिलेश दास ने इससे पहले आरोप लगाया था। तो आप किस तरह की पॉलिटिक्स कर रही हैं, मायावती को तय करना पड़ेगा। और मोदी के आने के बाद उन्होंने दलितों में भी विश्वास जगाया कि भाई आप अपने कल्याण की बात करिए, उनकी भलाई की बात। 4 बार उत्तर प्रदेश की आप मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। अब बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी हो गई थी, मान्यता प्राप्त। 96 में अर्जुन सिंह जैसे कद्दावर नेता को बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार ने हराया था सतना में। पंजाब में वो जीत रहे थे, हरियाणा में जीत रहे थे। कांशीराम के बाद मायावती ने राज्यों में जो लीडरशिप है उसको डेवलप नहीं होने दिया, और इवन प्रदेश में भी वो किसी को उभरने नहीं देती। तो ये जब तक आप सेकंड लाइन लीडरशिप नहीं उभरने देंगी तब तक आपका अपना जादू कब तक चलेगा? नहीं, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उसकी चुनौती के मद्देनजर क्या, क्योंकि एक तरफ से ये भी मैसेज मायावती ने इस बार राज्यसभा उसमें दिया है कि भाई ब्राह्मणों का भी हमें समर्थन नहीं चाहिए, दलितों को हमें वो करना है, तो ब्राह्मण को भी एक तरह से अलायंस तोड़ सही दिया है। व्यास जी, ये उन्होंने पिछली, जब वो खुद मुख्यमंत्री थी और उनको लग रहा था कि अगली बार मैं जाऊंगी, साफ हो जाऊंगी, और दलित लोग थोड़ा सतीश मिश्र को प्रोत्साहन देने से नाराज हैं, तब उन्होंने ये अनाउंस किया था कि मेरा उत्तराधिकारी भी दलित ही होगा और भाजपा में दलित का हो रहेगा। लेकिन ये सब दलितों में भी, आप अगर इस बार के उनके लोकसभा चुनाव के वोट देखें, और दिल्ली जैसे राज्य में, जैसे और जो हरियाणा दिल्ली अभी चुनाव हुए हैं, मायावती को सीटें मिलती थी अभी भी, जैसे उत्तराखंड में। और दुर्भाग्य की बात यह है कि उनके लोग जीतते हैं 2-4, वो टूट के चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि दलित वोटों के अंदर तो सोच बदली है, लेकिन जो नेता है, जो मायावती है, वो उनको उसी तरह से डील कर रहे हैं जैसे आज से 15 साल 20 साल पहले था। वो जो किसी को कुछ समझती नहीं अपने अलावा पार्टी में। और अब यादव सिंह का प्रकरण आया, ये सब एक्सपोजर हैं, सब दलित भी देख रहे हैं। ये ठीक है, मायावती ने दलितों में एक तरह का स्वाभिमान जगाया, जिसके कारण दलित पूरा उनके साथ लामबंद हुआ और वो ट्रांसफरेबल वोट बना। मायावती के अंदर तो आपका मानना है कि उत्तर प्रदेश की जो जमीनी हकीकत है, क्या सचमुच में समाजवादी पार्टी को आगे चुनौती है? विधानसभा चुनाव में बसपा कहीं सामने चुनौती दे पाएगी, टिक पाएगी? मान तो हम हमेशा यही मानते थे कि यूपी में बीएसपी और समाजवादी पार्टी 2 ही प्लेयर हैं। लेकिन जिस तरह लोकसभा चुनाव के बाद हताशा हुई है बहुजन समाज पार्टी में, और मायावती ने कुछ किया भी नहीं, वो सड़क पर उतरे हैं, संघर्ष करें, अखिलेश सरकार के खिलाफ कुछ करें, वो ऐसा उन्होंने नहीं किया। और सिर्फ राज्यसभा में, वो खुद राज्यसभा में है। तो ये जो मतलब इसका मतलब ये कि वो सपा या अखिलेश सरकार के खिलाफ जो माहौल है या जो एंटी इनकम्बेंसी बनेगी, उसका भी फायदा लेने की स्थिति में नहीं होगी, उसका फायदा लेने की स्थिति में नहीं है। और अब तो उनके दलित वोट बैंक में जिस तरह से सेंध लग रही है, जुगल किशोर से कितना नुकसान होता हुआ? जुगल किशोर तो एक फिनोमिना है, लेकिन इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। दारा सिंह चौहान थे, और भी दलित नेता हैं, जैसे पहले उदित राज ही उनकी आलोचना करते थे। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के भीतर ही दलित जो है मायावती को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं, और वो सब कहते हैं कि पैसे की पॉलिटिक्स अब बंद होनी चाहिए और ये सिर्फ जो है अपने कल्याण के लिए लगी है। कोई दलितों को उन्होंने लाभ क्या दिया, इस पर सवाल उठने लगे हैं। इसके साथ एक सवाल है कि जो और अपना वोट बेस, जो सामाजिक इंजीनियरिंग, जो सोशल इंजीनियरिंग की जो वो करती थी मायावती, उसमें अभी कुछ आगे की और नई सोच, कुछ नयापन कुछ झलक रहा है, या वो पुराना भी टूट रहा है? देखिए व्यास जी, ये तो आपने देखा कि जो मोदी का फिनोमिना था, उसमें पूरे इस तरह की जातीय, ये तो जातीय टूट गए। हाँ, लेकिन अब इसके जवाब में या तो वो ये भी सर्वजन वाली ही राजनीति करे। तो सर्वजन वाली राजनीति कब तक करेंगे आप? विकास आप करते नहीं हैं, लोगों को कल्याण, आप अपना घर अगर भरेंगे और लोगों के कल्याण के लिए काम नहीं करेंगे, तो सिर्फ जाति जोड़ तोड़ के आधार पर कितने दिन चलाएंगे इसको? ये चलता नहीं है। और मायावती ने यही सब लगातार वो खींचती रही, और अपने लोगों को भी आप देखिए, उन्होंने कोई ज्यादा प्रोत्साहन नहीं इसमें ये आखिर क्या उत्तर प्रदेश में मानसिकता है कि भले सपा पार्टी के नेता हो या बसपा हो, वो विकास की या लोगों की जो बदलती इच्छाएं, बदलती चाहना, उसके अनुसार काम नहीं कर पा रहे हैं, और परिवार और वंश और यही सब मामलों में क्यों अभी तक टिके हुए? ये अभी चलता था, लेकिन लोकसभा चुनाव से ये बदला है। नहीं, लेकिन पार्टियों के नेता इसमें बदले हुए, संभले हुए नजर आते हैं। वो तो नजर नहीं आ रहे। समाजवादी पार्टी को संभलना चाहिए था लोकसभा चुनाव के बाद, वो संभले नहीं है। वो उपचुनाव की नतीजों से बहुत ज्यादा गफलत में है। पर उम्मीद हम लोगों ने की थी कि बहुजन समाज पार्टी के लिए ये मौका है। अखिलेश यादव, अगर बीएसपी हारी है तो समाजवादी पार्टी भी हारी है, तो बहुजन समाज पार्टी इस वैक्यूम को भरे, क्योंकि वो बड़ी पार्टी है, उसके पास जनाधार है, उसके पास वोट बैंक है। लेकिन मायावती ने उसका ना कोई रणनीति बनाई, ना कोई संघर्ष उनके स्वभाव में ही नहीं रहा। कभी आप देखिए, वो आंदोलन की जोड़ तोड़ की राजनीति करती थी। संघर्ष की भी बात नहीं, यहाँ ये कि मूल जो दलित आधार है, वोट है, जो उनके काडर था, जो वर्कर था, जो नेटवर्क था, वो भी टूट रहा, वो भी छिन्न
भिन्न हो रहा है। असली संकट तो ये बड़ा होना चाहिए। व्यास जी, दलितों में भी अब एस्पिरेशंस जगी हैं। कितने समय तक आप किसी वोट बैंक को बंधुआ बनाकर नहीं रख सकते। उनकी भी अपेक्षाएं हैं, उनको भी विकास चाहिए, उनको भी ये लगना चाहिए कि आप उनके साथ ईमानदारी से काम कर रही हैं। उस नाते जो बीएसपी से जो नेता निकले, क्या वो गोलबंद होके कुछ ज्यादा चैलेंज, ज्यादा दिक्कत पैदा कर सकते हैं, या क्या वो गुमनामी में खो जाएंगे? वो भले गुमनामी में खो जाएं, बसपा शुरू से लगातार टूटती रही है। लेकिन अगर हम ग्राफ देखें, 2007 एक पीक था, वो हमेशा हर 1989 से 2007 तक बहुजन समाज पार्टी टूटती रही, मजबूत होती रही, टूटती रही, मजबूत होती रही। 2007 उसके पराभव का साल था, जब मायावती सत्ता से बाहर, 2012 में सत्ता से बाहर हुई और 2009 में उनको अपेक्षित लोकसभा सीटें नहीं मिली। तो ये जो 2009 का लोकसभा चुनाव है, उससे वो धरातल पर आई, वो संभल भी नहीं रही। और दलितों में भी ये विश्वास हुआ कि जब इनको दूसरे लोगों से, मतलब मेरा बेटा 2014 के अंदर ये एक मेरा बेटा चुनाव लड़ेगा जुगल किशोर का, तो वो वंशवाद की बात हो गई। रामवीर उपाध्याय के लिए चलेगा, जयवीर सिंह चौहान के लिए चलेगा, उनकी पत्नी भी एमएलसी हो जाएंगी, उनका बेटा भी एमएलए का टिकट पा जाएगा। तो माने जो पैसा जिसके पास है उनके लिए वो वोट बैंक हमको सिर्फ बंधुआ बना करके ट्रांसफरेबल वोट मानकर जो राजनीति कर रही है, वो राजनीति अब छिन्न भिन्न हो रही है। वो उसके संकेतों को व्यास जी ये समझ में आ गया कि ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। हमें आप बेच नहीं सकती, हमारा सौदा नहीं कर सकती आप। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, नीचे वोट बेस में गया है, ये गया है। जी अनिल जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।